मेरा मीन्स में ये स्ट्रैटेजी था, पूरा एक्यूरेसी वाला मेरा खेल था। तो मैं जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कहूंगी कि देख, हर साल 4-5 क्वेश्चन न्यू आएंगे। आप वो एक्सपेक्ट करके रखो कि वो न्यू आने वाले हैं, और वो किसी को नहीं आने वाले। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके जस्ट 1 मंथ पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। पहले तो बहुत दिक्कतें आई, बंद ही किया। एक बार पूरा मन बना लिया था मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कि अब तो छोड़ देना है। काजल, सच में पापा नहीं रहे। ये कैसी बेटी है, बाप को मरे अभी 7 दिन भी नहीं हुए और इसको अपनी पढ़ाई की पड़ी हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं काजल पांडे, जो कि एमपी से हैं और ये एग्री ब्रेन के नाम से चैनल चलाती है अपना। और मैम ने इस साल IPPSC FO को क्रैक किया है और PNB में अपना सिलेक्शन लिया है, PNB बैंक में। तो काफ़ी दिनों से ये गाइड भी करते हुए आ रही हैं। आपने इनको देखा होगा चैनल पे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो इनको बुलाने का पर्पज़ यही है कि जो प्रॉपर गाइडेंस रहता है, कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी हुई हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेजेस से भी गुजरी हैं तैयारी के दौरान। तो सभी जर्नी आपको बताने वाली हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम है काजल आपका, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ अपने बारे में बताइए, UG वगैरह कहाँ से किया है और कैसे आपको एग्रीकल्चर में आना कैसे हुआ, आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए आपने अप्रोच किया। एंड मेरा जो UG था वो प्रयागराज से हुआ है, जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि अब रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से अब चेंज हो गई है। अच्छा। और मेरा एग्रीकल्चर, जैसे कि आपने मतलब मेरा एग्रीकल्चर का कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं मैथ से PCM था मेरा, और मेरा कभी भी ये ऐसा नहीं था कि मैं एग्रीकल्चर को लेना चाहती हूँ। पहली बात तो मुझे एग्रीकल्चर का A भी नहीं पता था। मुझे बनना था एरोनॉटिकल इंजीनियर JEE दे करके, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्थ कंडीशंस एंड ऑल वो सब आ गए, और फिर मेरे इतने अच्छे परसेंटेज 12th में नहीं बन पाए, जिसकी वजह से मैं JEE के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाई। और फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन की वजह से, मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं ड्रॉप करूं, ईयर ड्रॉप करूं। उनको लगा कि मैं कुछ तो करती रहूं सो दैट मैं एंगेज्ड रहूं। तो फिर उन्होंने, मैं पहले सूरत में थी, वहां पे से मेरा जो 10th 12th सब था वो था। फिर वहां मुझे थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन टाइप के होने लगे कि सेम एनवायरमेंट में रहो, तो उन्होंने मेरा प्लेस चेंज कर दिया और प्रयागराज में मुझे शिफ्ट कर दिया। और तो वहाँ पे एक रिलेटिव के थ्रू ही एग्रीकल्चर का पता चला। उन्होंने बोला डाल दीजिए, थोड़ा हो जाएगा, बाकी तैयारी करती रहेगी JEE की, तो फिर हो जाए तो छोड़ देगी, ऐसा था। अच्छा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, पहले तो बहुत दिक्कतें आई, बंद ही किया। एक बार पूरा मन बना लिया था मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कि अब तो छोड़ देना है। 2 महीने बाद पूरा डिसाइड हो गया था कि इसको छोड़ देना है। लेकिन फिर मेरा पता नहीं क्यों मुझे लगा अब मेरे को यही फील्ड में कुछ रह के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, कब तक ऐसे भागती रहूंगी मैं। शायद डेस्टिनी मुझको यहाँ तक लेके आई है, तो आगे का भी कुछ प्लान्ड होगा। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया और खुद से ही, मतलब मैं आपको बता दूं, मैं एक प्राइवेट कॉलेज से हूँ। और फिर हम उस बैच से भी हैं जहाँ 2 बार कोविड के पैंडेमिक जो था शटडाउन हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो हमारी उस वजह से भी काफी पढ़ाई अफेक्ट हुई। तो बहुत सारा मैंने अपने जो ग्रेजुएशन का था वो ऑलमोस्ट मैंने सेल्फ स्टडी करके सब कुछ क्लियर किया। तो ये जर्नी अभी तक की थी। ग्रेट। तो ये AFO के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? देखो, इसके पीछे भी एक वजह है कि मैं कभी भी मतलब AFO नहीं बनना चाहती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे AFO पता ही नहीं था कि होता क्या है। तो और जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी जो कॉलेज थी ना, उसकी पहली बैच हम लोग खुद थे। अच्छा। तो हमारा कोई सीनियर भी नहीं था। जैसे जनरली यूनिवर्सिटीज में होते हैं कि आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपके कुछ ना कुछ बने होते हैं, कोई IFO में होता है या कोई AFO होता है, तो वो गाइड करते हैं। उनको देख के पता चलता है अच्छा ये भी कोई जॉब है। बट हम लोग खुद ही सीनियर थे, हम खुद ही फर्स्ट बैच, हमें खुद कुछ नहीं पता, ऊपर से नए आए हुए थे, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मेरा जो एम था, क्योंकि मैं हमेशा से ना, मेरे अंदर एक वो कहते हैं ना जुनून टाइप का पैशन है टीचिंग करने का, कि मैं पढ़ाऊं, एक्सप्लेनेशन का, ये लोगों को इस तरीके से मेरा पहले से था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को MSc करनी है, PhD करनी है और फिर प्रोफेसर बनना है, सारे एग्जाम्स क्लियर करके। यस।
तो जब कोविड का जो सेकेंड वेव आया उसके बाद में जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा 7th सेम चल रहा था, सेवेंथ सेमेस्टर चल रहा था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एमएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ, सो अच्छा। दैट एंट्रेंस दे करके मैं अच्छी सी कॉलेज में, सो दैट अब जैसे ये वाली कॉलेज थी वो ना मिले, अच्छी अच्छी मिले कॉलेज। जहाँ पे टीचर्स गाइड सब कुछ रहे। यस। हम्म। तो पहले तो मुझे पता नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में, वरना मैं प्रिपरेशन करके जो बीएससी था वो भी अच्छी जगह से कर पाती। लेकिन ये तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ। बट एमएससी में मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। एमएससी के लिए मुझे कॉलेजेस पता थे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या एग्जाम है वो पता था मुझे। तो मैं उसके प्रिपरेशन के लिए गई। मैंने मेरे पापा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे लार्जनिंग टुब्रो कंपनी में। तो कोविड की वजह से वो घर आए हुए थे जस्ट। तो अच्छा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि पापा घर आ जाओ, पहले वाले कोविड में आप नहीं आ पाए थे, तो इस बार आ जाओ, क्योंकि 8 महीने तक मेरे पापा नहीं आ पाए थे और वो बहुत ही पैनिक मूवमेंट था कि फैमिली का कोई भी एक मेंबर बाहर रह रहा है। तो जब सेकेंड वाला आया तो मैंने बोला पापा घर आ जाओ, कम से कम कुछ दिन के लिए तो आ जाओ, फिर आप चले जाना अगर रिक्वायरमेंट रही तो आए। और मैं ऐसे बोर हो रही थी तो मैंने पापा को बोला मैं एनरोल कर लूं क्या, एमएससी के लिए प्रिपरेशन करने लगती हूँ, क्योंकि जरूरी भी है कि कोई गाइड करे, ठीक है। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है आप कर लो। बट ऑल ऑफ अ सडन मतलब एनरोलमेंट के टोटल 10 दिन बाद, ठीक है, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। और खराब होने के बाद में मेरे पापा को प्रयागराज लेके गए। हम गांव में रहते हैं, मेरा जो गांव है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। तो उस समय हमारे यहाँ ना इतनी अच्छी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं है, तो जो भी लोग होते हैं वो प्रयागराज जाते हैं। तो वैसे ही मेरी मम्मी और मेरे भाई मेरे पापा को लेके प्रयागराज गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन जस्ट उसके एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे मुझे सुबह सुबह कॉल आता है कि मेरे भाई ने मुझे कॉल किया। मेरे भाई ने मुझे बोला जस्ट सुबह के 7 बज रहे थे, तो मैं उठी ही थी, तो कॉल आया, बोले कि रो रहा था वो। तो मुझे लगा कि कुछ सीरियस होगा कुछ, तो मैंने बोला क्या हो गया, पापा की तबीयत ज्यादा सीरियस है क्या, तो मैं आ जाती हूँ, क्या बात है। तो ही वाज लाइक पापा नहीं रहे। मतलब मेरे को ना बहुत टाइम लगा एंड आई वाज लाइक नहीं मजाक चल रहा है। एक होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता क्या रिएक्ट करना है। वाज लाइक इट्स लाइक अ जोक। मैंने कहा क्या बक रहा है, ठीक से बोल। तो बोला काजल सच में पापा नहीं रहे। मैंने कहा मम्मी से बात करा। मेरी मम्मी तो पूरा एकदम चीख के, जो चीख पीख सुनी ना मैंने, तो मेरा तो पूरा मतलब हाल बेहाल हो गया। एंड फिर एज यूजुअल अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि उस समय कोविड की वजह से बॉडी यहाँ से वहां नहीं ले जा सकते थे, तो हम लोगों को कहा गया कि अगर मतलब मैं उनकी बेटी हूँ, ऑब्वियसली अंतिम दर्शन में मुझे जाना बनता भी है। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में गई प्रयागराज से। एंड जब मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कि ये लास्ट टाइम है जब मैं अपने पापा को टच कर पाऊंगी, उनको कुछ बोल पाऊंगी। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर। तो जब मैं उनके पास गई तो मेरी हमेशा की आदत है कि मैं उनको जब हग करती थी, मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो जब भी मैं उनको हग करती थी तो मैं उनके चेस्ट के पास में आती थी। तो जब मैं गई तो मैं उनके पूरा चेस्ट पे ऐसे लेट गई एंड मैंने उनको एक ही चीज बोला, दैट पापा डोंट वरी, जैसे आपने इस फैमिली की केयर करी है मैं पूरी वो कोशिश करूंगी। आई विल टेक केयर ऑफ दिस फैमिली, डोंट वरी। आपने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया, आप बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे फादर थे, बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे हस्बैंड थे, एवरीथिंग। ही वाज अ रोल मॉडल फॉर मी। जो मैं बनना चाहती हूँ वो अपने पापा की तरह बनना चाहती हूँ। मेरा आज तक कोई रोल मॉडल नहीं है जैसे लोगों के होते हैं, मेरे सिर्फ मेरे पापा थे कि इतनी बड़ी फैमिली में भी अगर वो सब कुछ कर रहे हैं तो ही वाज लाइक अ रोल मॉडल फॉर मी। तो मैं उनके चेस्ट पे ऐसे करके उनके ऐसे हाथ रख के आई प्रॉमिस्ड हिम कि देखना पापा, आई विल बिकम ऑफिसर वन डे और मैं इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। आप आराम से जाओ, आपने अपना काम कर दिया, आप आराम से जाओ। उस दिन के बाद एमएससी का सपना टूट गया, पीएचडी का सपना टूट गया, सब कुछ बदल गया। अब मेरे ऊपर थी तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैंने देखा कि अब क्या, तो मुझे पता चला एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिस कोर्स में मैंने एनरोल किया था वो भी एक कोर्स जो है बनाएगा। अच्छा। तो मैंने उनकी क्लासेस स्टार्ट कर दी। वहां से पूरा ये था मेरा एएफओ बनने। मेरे को कभी एएफओ नहीं बनना था, जस्ट बिकॉज मेरे को जल्द से जल्द नौकरी चाहिए थी
सो दैट मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। इसी वजह से मैंने एएफओ को चूज किया, दैट्स इट। और राइट। यही था एएफओ को चूज करने की वजह। यस। नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेजेस आपने देखे, और जिस तरीके से वहाँ से निकल के आना, और बहुत ही सेकंड अटेम्प्ट में आप, आई थिंक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जब ज्वाइन किया था, आई थिंक नहीं हुआ था उस टाइम पे। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं रहा नहीं होगा, माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा, पढ़ाई भी इफेक्ट पड़ा होगा, समझ सकते हैं। ठीक है, Yes. उस चीज़ से उभर के आपने अभी पीएनबी में सिलेक्शन लिया, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तो सालों भर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं कोमा में कि यार पेरेंट्स चले गए हैं, बड़े घर के अकेले पड़े हुए हैं, कैसे करेंगे। आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट जी। जब आप बोल रहे हैं ना कि लोग सालों भर रहते हैं, हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फादर को बस 7 दिन हुए थे, 7 दिन। मतलब ये प्रोसेस हम लोग, जैसे आपको तो पता है हिंदू रिलीजन में हाँ, होता है हाँ। कि 13वीं तक 13वीं में तक। पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, 13वीं तक हो चलता है। तो पूरा शोक समारोह होता है, सब कुछ चलता है, घर में कोई भी कुछ भी नहीं होता। बिलीव नहीं करोगे आप, सिर्फ 7 दिन हुए थे, मैंने अपनी बुक्स उठा ली थी। अच्छा। अपनी बुक्स उठा ली मैंने पढ़ने की, जिसमें कि सब रो रहे हैं लेकिन मैं नहीं रोऊंगी, और मैं सच में नहीं रोई। मैं बिल्कुल, मतलब मैं रोई भी नहीं। तो जब मैं छत पे, मतलब नीचे तो पूरा लोग आते हैं, रोते हैं, बहुत वो माहौल चलता है। तो मैं क्या करती थी ना, जब मेरी क्लास की टाइमिंग होती थी, मैं छत पे चली जाती थी। छत पे गांव में नेटवर्क भी पकड़ता है, और छत पे से आती थी। तो ना लोगों ने ये तक भी बोला, ये कैसी बेटी है, बाप को मरे अभी 7 दिन भी नहीं हुए, और इसको अपनी पढ़ाई की पड़ी हुई। ऐसी बेटियां भगवान किसी को नसीब ना करे। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ें सही, आपने वो अभी रिजल्ट दिख रहा होगा, उन सभी को दिख रहा होगा कि द थिंग इज ना, मैं रोई क्यों नहीं, क्योंकि मैं अपने फादर से सबसे ज्यादा कनेक्टेड, सिर्फ घर में, मतलब उनको अगर रूठे हो, गुस्से में हो, तो किसी की हिम्मत होती है ना, तो वो लड़की बेटी होती है, वो बाप के पास में चली जाती है, मना लेती है। आई वॉज दैट पर्सन इन माई फैमिली, अपने फादर के लिए। बट जब उनके जाने के बाद में लोगों ने मेरा ये रिएक्शन देखा, तो कि इसको तो कुछ पड़ी नहीं, इसको तो कुछ फिक्र ही नहीं, ये ऐसा हो गया, इसको अभी भी पढ़ाई की पड़ी हुई है। तो वो सुना मैंने, और मैं उस बात को सोच के मैं बहुत रोई, अकेले में बहुत रोई। कि फिर मैं अपने पापा को बोली, पापा आप कभी ऐसे मत सोचना कि मैं आपको मिस नहीं करूंगी, या आपको, मतलब हर स्टेज में आप हो, मतलब मैं ऐसे कभी चाहती नहीं कि मुझे याद करना पड़े। आई डोंट वांट टू मिस यू। जैसे आप मेरे लिए पहले थे, मैं आपको वैसे ही अभी भी फील करना चाहती हूँ। और मैं अगर रोऊंगी तो मैं बहुत ही वीक पड़ जाऊंगी, और मेरे पीछे, मैं अपने घर की सबसे बड़ी चाइल्ड हूँ, मेरे पीछे मेरे छोटे भाई बहन सब हैं, और मेरी माँ को भी हैंडल करना था। अगर मैं रोती तो कैसे चलता। खैर दुनिया ये सब नहीं देखती है, और सेम मेरे साथ भी वही हुआ, बट मैंने कभी उस चीज का टेंशन नहीं लिया। लोग बोलते गए और मैं अपना काम करती गई। तो यही था। नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट रहा होगा आपका। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है, आप एक बार स्टेबल हो जाओ, फिर इससे बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है काजल, तो आपने बताया था कि स्टार्टिंग में कि आपका मैथ बैकग्राउंड था, तो प्री के लिए ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी मुझे लगता है एएफओ के प्री में। तो नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे जो मैथ्स होता है 11th 12th में, वो टोटली बहुत अलग होता है। हाँ। और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, हाँ ये बेनिफिट था कि जो बेसिक्स होते हैं, जैसे सॉल्व करने के, डिवाइड एंड परसेंटेज एंड ऑल, तो उस चीज में मुझे इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितना बाकी लोग करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वाली मैथ्स अलग होती है, और जो हम 11th 12th में 10th में पढ़ते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। तो यस, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे भी उतना ही एफर्ट्स डालना इंग्लिश कैसा था? इवन इंग्लिश में, रीजनिंग में। इंग्लिश तो क्या था ना कि मुझे ऐसे वोकैब वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हुई है, तो इतना दिक्कत नहीं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये होता था कि कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश थोड़ा क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ आपको आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा इंग्लिश में इतना दिक्कत नहीं था। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मान लो आपका इसमें रह गया था, आपने शायद इंटरव्यू दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फाइनल में रह गया था, तो सेकंड आपने बोला कि पूरा आपने हाँ सेकंड अटेम्प्ट आपने पूरा सेल्फ स्टडी से करा इस बार, और पीएनबी में लेके आई। मेंस का थोड़ा सा मार्क्स बताइए आपका, और ओवरऑल कितना मार्क्स था, इंटरव्यू का कितना मार्क्स था?
इंटरव्यू के तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट कर लेना ठीक है, ठीक। क्योंकि मैंने देखा नहीं। मेंस में मेरे 41.75 थे एंड अच्छा। ओवरऑल जो था मेरा वो 72.07 मार्क्स थे। ओके, Yes. ग्रेट, बढ़िया, अच्छा नंबर था, 741 मार्क्स। और मतलब मेरा मेरा मीन्स में ये स्ट्रैटेजी था, पूरा एक्यूरेसी वाला मेरा खेल था अच्छा, कि कितने मैंने अटेम्प्ट किए ज्यादा थे आपने? क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट 48 अटेम्प्ट किए थे। 48। 48 अटेम्प्ट किए थे मेरे, हाँ, और मेरे 41.75 मार्क्स है। ओके, Yes. ज़्यादा निगेटिव नहीं किया आपने? मतलब बहुत सारे लोग नहीं नहीं 55 नहीं। 56 कर देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में उनके निगेटिव चले जाते हैं। यही बताएं तो हाँ अगर ये मार्क्स आपका 35 तक आ जाता, 37 35, थोड़ा सा रिस्क बन जाता कि सिलेक्शन फाइनल रुक जाता। Yes. ओके, Yes. ग्रेट। नहीं तो उसमें ऐसा था ना कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस स्किप किए जो कि कॉन्फ्लिक्ट वाले थे। फॉर एग्जांपल जैसे कोकोनट वाटर और हाँ। वो कोकोनट वाटर क्या था, वे प्रोटीन वाला। हाँ, तो हाँ। मैं भी उसमें 50-50 थी, लेकिन उसको कभी अगर आप देखो तो वो क्वेश्चन छोड़ दो तो बेहतर है। ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि छोड़ना मुझे ज्यादा सही लगा, जैसे हिप्टोमीटर वाला और अल्टीमीटर वाला था, वो भी मैंने स्किप किया। मतलब मेरा खेल एक्यूरेसी का था, ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करो जो नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप नहीं श्योर हो तो नहीं करो, बस ओके। ऐसा था मेरा। ठीक, आपका मेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कौन सा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगता था आपको? कौन सा सब्जेक्ट सबसे बढ़िया था? देखो मेरा तो सारे सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है अच्छा। कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सब्जेक्ट से पढ़ना। हमेशा प्यार है। इवन तो आप मेरे को बोलोगे स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स से भी मुझे बहुत प्यार है, ऐसा बात नहीं है। सारे आलतू फालतू सारे सब्जेक्ट मेरे को पसंद है, अच्छे वाले तो पसंद है, आलतू फालतू वाले भी पसंद है। ओके ओके, ठीक। तो मेंस के ही बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बताइए कि आपने से एग्रोनॉमी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो एग्रोनॉमी में कौन कौन सा टॉपिक आपको लगा कि ये पढ़ लेती हूँ, और उसको कैसे आपने नोट्स वगैरह बनाए, कैसे आपने रिवाइज किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस, जैसे एग्रोनॉमी में तो जैसे जनरली होता है कि आप क्या बोलते हैं, इरिगेशन वाला होता है, सोइंग वाला सोइंग वाले जो ट्रैक्टर्स होते हैं, हाँ, फील्ड क्रॉप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें। लेकिन आपको मैं बताऊं, जनरली जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो मैंने सारे क्रॉप्स नहीं पढ़े, क्योंकि मैं जो होता है बहुत एनालाइज करके पढ़ती थी। जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दे लिया था तो उसके बाद में मैंने अपनी गलतियां जो सीखी वो ये था कि अननेसेसरी की चीजें मुझे नहीं पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो फील्ड क्रॉप, इवन पहले अटेम्प्ट में मैंने सीसेमम, लिनसीड ये तक पढ़ लिया था। अच्छा। कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सही हो जाता है। जैसे आपको नहीं पता है तो आप करोगे, पढ़ोगे। मेरे लिए भी वही था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेम था, लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं पढ़ रिस्क। अगर थोड़ा बहुत आ भी गया कभी कभार तो वो आप रिस्क ले सकते हो, छोड़ सकते ठीक है। अब उस चक्कर में, उस चक्कर में अगर मैं सोचूं कि मैं सारे फील्ड क्रॉप पढ़ूंगी तो सही नहीं। दूसरी चीज, मैंने वेजिटेबल ओलेरिकल्चर से भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब वो होता है ना, लोग पढ़ते हैं ये पढ़ लेता हूँ, ऐसा मैंने नहीं पढ़ी। थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर की चीजें होती है कि भाई ठीक है, कैबेज में कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स इट, बस। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने फिर इसके बाद में जो हर क्रॉप की वेराइटीज रखते हैं, मैंने एक भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था पूछेगा तो पोमोलॉजी से पूछेगा, फ्रूट क्रॉप की वेराइटीज ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। सेम थिंग हैपेंड दिस ईयर ऑल्सो। पिछली बार में एप्पल की वेराइटी थी, इस बार पाइनएप्पल की थी, तो मैंने रिस्क लिया। मैंने अपने एनालिसिस करके मैंने रिस्क लिया। नहीं, स्मार्ट स्टडी जरूरी है, स्मार्ट स्टडी जरूरी है। जो टॉपिक, यस, तो इसी वजह से मैं बाकी चीजों को ज्यादा टाइम दे सकी और एफिशिएंटली रिवाइज कर सकी, जब मैंने ये सब एनालाइज किया कि क्या क्या छोड़ना है। अब जैसे कि आप देखोगे कि एनिमल हस्बेंड्री में ना बहुत सारा डेटा, बहुत ज्यादा पार्ट है, ये किसमें कितना, ये इसमें कितना परसेंट, वो इसमें स्किप करिए। कॉन्सेप्ट, स्टिक टू कॉन्सेप्ट में ही फंसाएगा। डेटा वाला जो फैक्ट्स होता है वो बहुत थोड़ा कम आता है। और इसके बाद में जो करंट अफेयर्स होता है उसमें से बहुत स्टैटिक पोर्शन, बहुत सारी चीजें होती है, स्किप। अच्छा। ओनली स्किन, और वही चीज हुआ, स्किन सी आई, तीन चार क्वेश्चन सिर्फ स्किन से आए और मेरे सारे सही हुए। तो मैंने इस बार बहुत ज्यादा एनालिसिस करके अपना स्किप करा है कि क्या मुझे नहीं पढ़ना, और वो मेरे खुद के ओन रिस्क पे था। अगर आता तो मेरा सिलेक्शन ना होता, नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब खुद के रिस्क पे लेके मैंने अपना, ये रिस्क तभी ले सकते हैं जब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, और जो मटेरियल्स वगैरह पढ़े हुए हैं ऑलरेडी ना,
जो ऑलरेडी मटेरियल्स वगैरह हैं उसमें हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, तो जो फर्स्ट टाइम बच्चा ट्राई करता है अगर 6 महीने में चाहे तो क्रैक करके नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत बल्कि हैं और चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं पहली बार में, तो सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ने। अभी और आपको मैं बताऊँ, अभी पिछली हाँ, बार में एक क्वेश्चन आया था रैबिट से रिलेटेड। ओके, अच्छा, तो रैबिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, हर जगह पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, हर जगह पे हर किसी के बुक्स में, नोट्स में कैमल का, घोड़े का, रैबिट किसी में कबूतर नहीं का, मिला। रैबिट का, अब नहीं, अगले साल से जिस साल क्वेश्चन आ गया उस अच्छा, साल तो नहीं, बट अब उसकी जो नेक्स्ट एडिशन आने लगी लोगों की, हाँ, मतलब हाँ, मोस्ट ऑफ द कोचिंग की जो बुक्स होती है उसमें वो सब सभी लोगों ने डालेंगे। भर भर के रखा है। हम्म। स्किप, टोके स्किप, तो भाई ठीक है, उसमें आ गया अच्छी बात है, लेकिन हम्म, जरूरी नहीं अब मेरे में आएगा। हम्म। अब उसके लिए मैं पूरा हाथी घोड़ा सब कुछ कबूतर नहीं पढ़ सकती, नहीं सही पढ़ सकती। द थिंग इज सही दैट कि आपको थोड़ा, अभी इस साल भी होगा, अभी हम्म, जैसे इस बार कुछ कुछ टर्म्स आए थे, जैसे नए कि थे। बायो ड्रेनेज, हाँ, बायो हाँ, ऑगमेंटेशन, ये आ गया ना नए नए। लेकिन अब क्या होगा, अब इसी के ऊपर ना पूरी के पूरी पूरा पूरा गाथा भर दी जाएंगी, तो मैं, हम्म, हाँ, तो मैं जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कहूंगी कि देख, हर साल 4-5 क्वेश्चन न्यू आएंगे, आप वो एक्सपेक्ट करके रखो कि वो न्यू हाँ, आने वाले हैं, और वो किसी को नहीं किसी आने को वाले, नहीं, हाँ, किसी हाँ, भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में किसी भी कोचिंग में नहीं नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। क्यों टाइम वेस्ट करना, सही क्यों सही। टाइम वेस्ट करना, जो आपके पास है आप उसको रिवाइज करिए, दैट्स इट। हम्म। और इसमें एक मेजर यस, आपने कोई ऐसा माइनर सब्जेक्ट सोच के छोड़ दिया कि भाई चलो फिशरीज नहीं करते हैं, फॉरेस्ट्री नहीं करते हैं, ऐसा कुछ किया था कि सारे नहीं पढ़े नहीं, थे? सारे पढ़े थे। मैंने जो छोड़ा था वो था स्वाइन स्वाइन हस्बेंड्री, अच्छा, वो पिग वाला। हाँ, उसको मैंने लास्ट में बस एक रीडिंग दी थी कि इन केस अगर यहाँ से उठ के, क्योंकि यार इतने जानवर है, गाय है, भैंस है, सिप है, गोट है, इन सबको छोड़ के सडनली उस पे क्यों जाए हाँ, हाँ, इंसान, हाँ, हाँ, पहले इनको तो खत्म करे। उसको जो स्वाइन हस्बेंड्री थी, वैसे उसका कुछ ज्यादा था भी नहीं, 1-2 पेज का था, तो वो मैंने लास्ट में बस एक रीडिंग लगाई थी, वो अच्छा, स्किप किया था। लेकिन आप कहो कि फॉरेस्ट्री, फिशरी, हाँ, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ना ना ये ना, नहीं छोड़ इसमें सकते। तो आप अच्छे से पढ़ो, हाँ, आपके नहीं नहीं छोड़ सकते इसमें, और नहीं मेजर छोड़ में से सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस कैसा था आपका? कुछ टॉपिक बताइए सॉइल साइंस में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। सॉइल साइंस में तो अभी टॉपिक तो उनके ऊपर है ना, कुछ भी पूछ लेते हैं, वो तो हम बोल नहीं सकते हैं कि हाँ, कौन सा, लेकिन हर चीज जो मेजर टॉपिक है वो तो आपको कवर करनी है। लाइक न्यूट्रिएंट्स वाला हाँ, पार्ट है, वो फर्टिलाइजर, डेफिशिएंसी फैक्टर्स देते हैं, हाँ, फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो गया। इसके बाद में जो नाइट्रोजन साइकिल्स हैं, ये सब चीज, ये सारी चीजें आपको जो जनरल है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स वगैरह। इसके बाद में जो जनरल चैप्टर्स है, जैसे सॉइल कलर, सॉइल टेक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये तो सबको जनरली पढ़ा होना ही चाहिए, आए चाहे ना आए, लेकिन आपको एक बेस अच्छा रहे, बेसिक आपका क्लियर रहे, इसलिए आपको आना चाहिए। yes. और जो इसमें सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग डरते हैं, इंटरमोलॉजी और पैथोलॉजी और जीपीबी जो है, ये कैसे किया आपने? yes. ये मतलब कहाँ से करें? कोई बुक वगैरह रेफर करिए आपके, जो आपको लगे कि भैया ये यहाँ से कर लो, स्ट्रांग है, बढ़िया है कंटेंट। देखो, जीपीबी के लिए आपको कहूँ तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, वो मैं, क्योंकि मेरा वो चैलेंजिंग सब्जेक्ट था, मैं मैथ बैकग्राउंड से थी। हाँ, और मुझे अपने ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा, जब पहले ही सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स आया था, मेरी तो एकदम होश उड़ गए थे कि इसमें करना क्या है। बट फिर मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे अगर इस स्ट्रीम में बने रहना है तो मुझे इसको खुद से सीखना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास कोई टीचर नहीं थे और मेरा कॉलेज इतना अच्छा भी नहीं था कि चल के बेसिक से, वो खुद तो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पा रहे थे, बेसिक से क्या पढ़ाते, तो वो वाला कंडीशन था। लेकिन मैंने खुद से यूट्यूब से जो नीट की वीडियोस होती हैं, जो नीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आप देखोगे अनअकैडमी एंड ऑल, वहां से मैंने जेनेटिक्स सीखी। और फिर जब जेनेटिक्स, वो प्लांट ब्रीडिंग 3rd सेमेस्टर में आता है, तो वो प्लांट ब्रीडिंग वाला सब्जेक्ट मैंने बीडी सिंह, सॉरी बीडी पाल बोल रही हूँ, बीडी सिंह की आती है बेस्ट बुक। तो एक्चुअली वो तो पीएचडी के स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं, बट मेरे पास वही बुक है, वहां से मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, सारे कॉन्सेप्ट। वो मैंने ग्रेजुएशन में कर लिया था, तो मुझे फिर प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत इजी हो गया वो सारी चीजें। जो एंटोमोलॉजी वाला और पैथोलॉजी वाला पार्ट है, वो जनरली लोगों को कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया, सिम्टम्स वगैरह हो गया, और उसके कंट्रोल, इन सबको ही याद रखना सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। बेसिक वाला पोर्शन तो आप अगर 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें याद रखना लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए आप अगर एक चार्ट प्रिपेयर कर लो और उसमें आप एकदम शॉर्ट में लिखो जो मेन चीज है, बाकी पूरी गाथा मत लिखो, छोटे छोटे पॉइंट्स डाल करके रखो जो आप लॉन्ग टर्म में याद रख सको।
और सही। उसी को फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और उसके लिए मैंने खुद ने भी 7 से 8 बार रीजन दिए हैं, तब जाके मुझे भी याद हो पाया। ऐसे नहीं हो कि सीधे देखा और हो गया, ऐसे नहीं। यस ठीक। ओके काजल, हम ये थोड़ा मेंस के बारे में बात कर लिए। अब इंटरव्यू के साथ आपने वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छे लोगों ने देखा भी था, तो थोड़ा सा बताइए कैसा रहा आपका इंटरव्यू का यस। एक्सपीरियंस, कैसे क्वेश्चन वगैरह फेस करने को मिले आपको, जो आपने पढ़ा था वही मिले कि थोड़ा अलग मिला था? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ना इंटरव्यू में अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो आएगा तो वो टोटली कभी नहीं रॉन्ग है, आएगा। क्योंकि वो पूछते वही है जो आपने नहीं सुना होता है। हाँ हाँ। पर मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो बहुत ही मतलब बेकार था, क्योंकि मुझसे ना ऐसे 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 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। तो उसमें से एक पैनल मेंबर जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री के स्पेशलाइजेशन था शायद उनका। तो उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू सुना एंड ऑल ऑफ अ सडन उनको मेरे इंट्रो से कोई मतलब लेना देना नहीं था। अच्छा। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बोला अच्छा काजल जी ये बताइए आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा है? मैंने कहा यस सर। तो बोले कि काऊ का जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका फीडिंग राशन अलग होता है? मैंने कहा यस सर। बोले अच्छा। प्रेगनेंसी के बाद अलग होता है? मैंने कहा यस सर। तो बोले ड्राई एंड कॉन्सेंट्रेट फीड का जो रेशियो है वो प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद में किस रेशियो में चेंज होता है? मैंने कहा कि ये कैसा यार, मगर मैं कैलकुलेट करने पे बैठूंगी ना तो भी मैं उनको ऑल ऑफ अ सडन आंसर नहीं दे सकती। 1-2 सेकंड्स के अंदर आंसर देना होता है। तो आई सेड सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन बोला कि काजल जी अच्छा एक बात बता दीजिए, आपने शुगर केन का प्लांट देखा है? तो मैंने कहा यस सर। तो बोले कि आपको पता है कि शुगर केन में शुगर का सिंथेसिस और स्टोरेज होता है? मैंने कहा यस सर। तो बोले किसमें? तो मैंने बोला सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो बोले कि ओके। तो बोले कौन से शुगर केन के प्लांट में कौन से टाइप के सेल्स एंड टिश्यूज में सिंथेसिस एंड स्टोरेज होता है? मैंने कहा सॉरी सर। मतलब तो कितने वो क्वेश्चन ना थे बहुत कि ही आपने ऐसे नहीं PhD बता लेवल पाए? के 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर दिए कि मेरा पूरा मोटिवेशन मतलब ये शुरुआत गायब हो के चुका क्वेश्चन था। थे? एंड वो पैनल भी ना बिल्कुल हाँ और बिल्कुल रूड टाइप की थी। अच्छा बताना, और फिर आपको पता है जब दूसरे मेंबर्स जब मेरे से इंटरव्यू किया और उन्होंने पूछना शुरू किया तो जब मैं बताना शुरू करते ऑल ऑफ अ सडन बंदे को आ रहा है तो आप उसको ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हो, तो अब जो आ रहा है वो आप सुन नहीं रहे हो और जो नहीं आ रहा है वो आप पूछ रहे हो। तो ये वाला कंडीशन फर्स्ट वाले में तो बहुत ही गंदा हुआ। लेकिन जो सेकंड वाला था ना पैनल बहुत फ्रेंडली थी, क्योंकि उसकी जो हेड थी वो एक फीमेल थी। इवन उस पहली बार मैंने पैनल में 2-2 फीमेल देखी। एक तो सिर्फ आपका बिहेवियर कैसे है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है, लेकिन एक जो होता है वो हेड होता है। इस बार फीमेल ही हेड थी और बहुत ही अच्छे, मैंने साड़ी वेयर करके रखी हुई थी। तो वो उस चीज को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन से, जब आपका इंटरव्यू आपके अप्रिशिएशन से स्टार्ट हुआ बहुत अच्छी तरीके से, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन। बाकी तो इंटरव्यू की वीडियो में लोगों को पता ही है क्या क्वेश्चन थे वगैरह। सही। ओके ग्रेट। तो काजल इसको इन करते हैं इस बात से कि थोड़ा सा आप लास्ट में कुछ टिप्स बता दो, और आपकी जो अचीवमेंट रही है किसको आप थोड़ा सा डेडिकेट करना चाहेंगे उसमें ऐड कर दो आप। यस यस, टिप्स के लिए मैं यही कहूंगी कि देखिए आप पहली चीज तो बहुत पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है वो सिर्फ आपके हार्डवर्क की नहीं है, आपके पेशेंस की है, आपके पॉजिटिविटी की है। तो पेशेंस भी रखिए। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ नहीं होता है, बहुत बार आप गिरेंगे, बहुत बार उठेंगे, लेकिन जब गिरो तो आप उठने की हिम्मत भी रखो कि आज नहीं पढ़ पाया, कल उठ करके मैं फिर पढ़ूंगा। ठीक है, ये वाले आप में क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज ना कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो आपके मॉक्स से आपको जज करेंगे, अरे तेरे इतने नंबर आ रहे हैं यार, तू कुछ करता क्यों नहीं, करती क्यों नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, आज कम आ रहे हैं बट विद द टाइम आपको जो है वो ज्यादा मार्क्स आने लगेंगे। ठीक है, तो ये सबसे मेन मुझे लगता है, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी होती है। अगर आप 1 साल के अप्रैल अभी आया था, ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो अगले अप्रैल तक उनको मतलब रिजल्ट के लिए आपको पूरा वेट करना पड़ेगा। तो बहुत लंबी जर्नी है, प्री क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है। तो अच्छे लोगों के साथ में रहो और गाइडेंस टाइम टू टाइम देते रहो। कहीं भी भटक जाओ तो लोगों से बात करो। और मैं ये भी कहूंगी ज्यादा लोगों से भी कनेक्टेड मत रहो, क्योंकि सब लोग आपका भला नहीं चाहते। बिल्कुल, ठीक है, कुछ लोग अच्छी बातें करेंगे, कुछ लोग बुरी बातें करेंगे। तो हो सके तो आप सिर्फ अपने जो लव्ड वंस हैं, बिलव्ड वंस, उनके साथ में रहो, वही आपको एक पॉजिटिविटी रहता है।
और रही बात अब मेरे सक्सेस के क्रेडिट की, तो डेफिनेटली मेरा जो मोटिवेशन था, तो लोग मुझे बोलते हैं आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, आप अपने मोटिवेटर क्यों थे, डेफिनेटली जो मैंने अपने पापा से प्रॉमिस करा था वो दिन पे, तो वो दिन मेरे को कभी नहीं भूलता। आई वॉज लाइक मुझे वो तो करना ही कैसे भी करके। तो जब भी मैं ऐसे तकलीफ में होती थी ना, सडनली आई यूज्ड टू रिमेम्बर दैट डे, एंड यस अगेन फिर से कुछ महीने बाद मेरा फिर से वो फंक्शन स्टार्ट हो जाता था। तो मोटिवेशन अपने लाइफ में जरूर होना चाहिए। मेरी मम्मा का जो पापा के जाने के बाद में जो उनके सैक्रिफाइसेस थे, जो उन्होंने सब कुछ करा मेरे लिए, वो बहुत, और मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई, मेरे चाचा वगैरह सब। पापा के जाने के बाद सबका बहुत सपोर्ट रहा है। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहूंगी कि मेरे जो फियांसे हैं, ठीक है, तो उनका भी मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, यस मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके जस्ट 1 मंथ पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। तो आपको ये भी बताऊंगी कि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट करी थी, तो जो रिलेटिव्स होते हैं और कुछ बाहर के लोग, तो वो बोले कि अरे पता है कितना पढ़ती है, दिन भर तो कॉल पे चलता रहता है, ये सब आप जब आपको पता है कैसे लोग प्रीच करते हैं जब लोगों के साथ में रहो। तो वही मेरे साथ भी था, बट मेरा, और उस समय वो अनएम्प्लॉयड थे, कुछ भी बस प्रिपरेशन कर रहे थे। तो लाइक बहुत बार ये सुनने को मिलता था, इवन मेरी मॉम थी, कि तुम सोच लो बिन बाप की बेटी है, लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं, कल को कुछ प्रॉब्लम होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये सब कुछ था, बस मेरा डिसीजन बहुत ही इंटैक्ट था कि नहीं यही है और ये एक दिन ऑफिसर बनेगा। तो मेरे अंदर वो मैं देखते थे कि वो ऑफिसर पक्का बनेगा, एंड दैट ट्रस्ट वो वर्क किया। एंड जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, तो वो कभी भी अपना रिजल्ट खुद चेक नहीं करते, मैं ही उनके प्री मेन सारे रिजल्ट मैं खुद चेक करती हूँ। तो पूजा करा था मैंने, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत होती ना रिजल्ट के जस्ट पहले, तो वो मैंने जस्ट मतलब पूजा किया और मेरा फोन कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहा था, 9:25 हो रहे थे, मैं समझ गई रिजल्ट आउट हो गया। फोन लिया, हनुमान जी के सामने, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, उनके सामने मैंने रख दी, मैंने कहा हमने अपनी, अब प्रभु आप अपनी लीला दिखा दो। ठीक है, पहले मैंने उनका रिजल्ट देखा, एंड द मोमेंट आई सॉ, मैंने जैसे वो देखा कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट दिस और आपका पीएनबी में हो गया है, इतना खुशी मैं बता नहीं सकती। और उस खुशी में मैं ऑल ऑफ अ सडन मुझको याद आया, अरे मुझे मेरा भी रिजल्ट चेक करना है, तो मैं कंट्रोल की, और फिर फिर मैंने अपना डाला, मेरा भी चेंज जब दिखा ना, इसके बाद तो फिर मैं खुशी के मारे बस चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर निकली, हो गया। मेरी मम्मी लाइक क्या हो गया, मैंने कहा हम दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो ग्रेट। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई लोग है जो एंगेज्ड है या शादी हो चुकी है, तो कभी ऐसा मत सोचिए कि आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव है, तो कभी ये मत सोचिए कि आपके सक्सेस के बीच में आ रहा है। मे बी उनके सपोर्ट के बिना आज ये जितनी आसानी से ये हो पा रहा है मेरी लाइफ में, ये हो ना पाता। और इसके पहले भी AFO के जस्ट 2 महीने पहले भी मैंने MPRAO वाला भी एग्जाम क्रैक किया था। तो बहुत ज्यादा मतलब उनका सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, और हमेशा रहेगा, एज जैसे कह सकते हैं। तो यस, इन सब लोगों का मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी बदौलत ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मेरे प्रॉमिसेस थे अपने फादर से, वो सब फुलफिल हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने जो चीज़ें बताई, आई होप ये जो स्टोरी आपकी जर्नी रही है वो बहुत इंस्पायरिंग, बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी, आने वाले एस्पिरेंट्स को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैम के चैनल को जाकर चेक करिए, एग्री ब्रेन के नाम से चैनल मैम चलाती हैं, आप लोग को गाइड करती हैं, उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच काजल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। ओके।